नमस्कार साथियों, अथर्व एजुकेटर के द्वारा चलाए जा रहे फॉरेस्ट एसआई वन दरोगा के एमसीक्यू बैच में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि फॉरेस्ट एसआई के लिए पैट की कट ऑफ आ चुकी है, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं अपने एक अलग वीडियो में। हाई गई है। मैं जानता हूं बहुत से मित्रों का जो मेरे साथ इस बैच में लगातार जुड़े हुए थे, अच्छा वो पढ़ रहे थे और उन्हें अच्छा भी समझ में आ रहा था और उन्हें उम्मीद थी कि इस बार उनका सिलेक्शन वन दरोगा में हो जाएगा, पर पैट के इस भंवर के जाल में ऐसे फंसे कि उन्हें पेपर देने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। ये थोड़ी दोस्तों बड़ी ही दुखद स्थिति है। इसके खिलाफ हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। चलिए चर्चा करेंगे इस पर अपने मित्रों से भी कि क्या किया जा सकता है। हालांकि पिछले 1-1.5 साल से ये जो पैट है विभिन्न एग्जामों में बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और हताशा का एक कारण बनी हुई है। लेकिन ठीक है, चलिए जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, जो क्वालिफाई हो चुके हैं मेंस एग्जाम के लिए, अब उन्हें देखिए उनके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। उन्हें एक सीट पर अब लगभग मुश्किल से मुश्किल 27 से 28 बच्चों के साथ कंपटीशन करना है, और वो भी ऐसा सब पेपर है जिसमें कि जीके को आ नहीं रही है, कोई बाहर के सब्जेक्ट्स रीजनिंग मैथ आ नहीं रही है। आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पर फोकस करना है। आप जुट जाइए और जितने ज्यादा प्रश्नों को याद कर सकते हैं दोस्तों उतने प्रश्नों को याद कीजिए। अब थ्योरी से ज्यादा आप प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। थ्योरी पढ़िए, जहां से भी आपको कंटेंट मिल रहा है पढ़ते रहिए, क्योंकि प्रश्न तो थ्योरी से ही बनते हैं। लेकिन जितनी ज्यादा आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। लिस्टिंग जितनी ज्यादा याद कर सकते हैं वो याद कीजिए। नेशनल पार्क्स के से बनने वाले प्रश्नों को याद कीजिए, हाथी रिजर्व से बनने वाले प्रश्नों को याद कीजिए, टाइगर रिजर्व से बनने वाले प्रश्नों को याद कीजिए, जैव बायोस्फीयर रिजर्व से बनने वाले प्रश्नों को याद कीजिए, रामसर साइट्स से बनने वाले प्रश्नों को याद कीजिए। इसके अलावा जितनी भी परियोजनाएं हैं वो याद कीजिए। कृषि से बहुत ज्यादा प्रश्न आएंगे। आपको कृषि प्रणालियां याद करनी है, किस कृषि की जितनी प्रजातियां होती हैं वो प्रजातियां आपको याद करनी है। कुछ प्रश्न सिंचाई और मृदा से भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि सिंचाई आपके में डायरेक्ट नहीं है, पर चूंकि कृषि है तो फिर सिंचाई से परियोजनाओं से रिलेटेड कुछ प्रश्न भी आपको देखने पड़ेंगे दोस्तों, माइंड में रखने पड़ेंगे। मृदा से रिलेटेड, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड और विभिन्न अधिनियमों से रिलेटेड जितने ज्यादा प्रश्नों को आप देख सकते हो उतने देखिए, क्योंकि फॉरेस्ट्री का अगर आप सिलेबस देखेंगे, फॉरेस्ट्री के टॉपिक्स अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा प्रश्न बनेंगे नहीं। जो प्रश्न बन रहे हैं उन्हें हम बीच बीच में लाते रह रहे हैं। हाँ, वन स्थिति रिपोर्ट को आपको अच्छे से रट लेना है। वन स्थिति रिपोर्ट हम करा चुके हैं। जो प्रश्न रह जाते हैं उन्हें मैं हर वीडियो में कहीं ना कहीं 2-2, 3-3 प्रश्न डाल करके आपको करा रहा हूं। जैसे आज की वीडियो में भी मैंने 2-3 प्रश्न डाले हैं। कुछ प्रश्न जलवायु परिवर्तन से हैं इस वीडियो में, और विशेषतः रामसर साइट से हमने इसमें आज जो है सीरीज शुरू करी है। आज और कल हम दोनों दिन रामसर साइट्स को खत्म कर लेंगे। कल हमारा फोकस रामसर साइट्स और मुख्यतः उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स पे होगा। आज हमने उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स के बारे में प्रश्न इसमें नहीं डाले हैं। तो चलिए, इससे पहले कि मैं सीधे सेशन प्रारंभ करूं, जो भी चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को से शेयर भी कीजिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, 2019 की तुलना में 2021 में मैंग्रोव वनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी देखी गई है। देखिए, मैंग्रोव वनों की बात हो रही है, ज्वारीय वनों की बात हो रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें वृद्धि या कमी कितने प्रतिशत की देखी गई है, तो ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वृद्धि इसमें देखी गई है। कितनी वृद्धि देखी गई है, तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जो है मैंग्रोव वनों में देखी गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन है, तो 4992 वर्ग किलोमीटर। तो जिस हिसाब से मैंग्रोव वन भारत में है उसकी तुलना में, अगर उससे तुलना की जाए तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि भी ठीक ठाक वृद्धि है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पर कौन आता है, दूसरे नंबर पर आता है गुजरात। तो ठीक है, कितनी वृद्धि देखी गई है, तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है, और 4992 वर्ग किलोमीटर कुल मैंग्रोव वन भारत में उपस्थित हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वनों में से सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में देखी गई है। देखिए, 17 वर्ग किलोमीटर की ये वृद्धि जो है मैंग्रोव वनों में देखी गई है, ये तो ठीक है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, सुंदरवन के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद गुजरात में पाए जाते हैं मैंग्रोव
वन, और फिर अंडमान निकोबार में भी अच्छे खासी तादाद में मैंग्रोव वनों की उपस्थिति मौजूद है। लेकिन यहां बात हो रही है वन स्थिति रिपोर्ट में किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है, यानी कि 2019 की तुलना में 2021 में ये जो 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, इसमें से सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में है? तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। यदि बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में 17 में से 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है, यानी आधी वृद्धि तो उड़ीसा में ही हुई है, 8 वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़ा भी याद रखना है आपको, पूछा जा सकता है उड़ीसा में मैंग्रोव वनों में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उड़ीसा के बाद जो नंबर है वो किसका आता है? वो आता है महाराष्ट्र का, यानी कि महाराष्ट्र में भी ज्वारीय वन मौजूद हैं और इसमें वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 4 वर्ग किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। कितनी? 4 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा कर्नाटक। यदि बात करें कर्नाटक में कितनी वृद्धि हुई है, तो 3 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, यानी 8 और 4 12 और 12 और 3 15, 2 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दूसरे क्षेत्रों में, कुछ अंडमान निकोबार में हुई है, और जहां जहां भी ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वहां पर भी तो थोड़ी बहुत वृद्धि हुई होगी। तो मुख्यतः 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि उड़ीसा में, 4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि महाराष्ट्र में, और तीसरे नंबर पर आता है 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ। और कुल वृद्धि कितनी? 17 वर्ग किलोमीटर, 4992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहां? पश्चिम बंगाल में, और दूसरे नंबर पे आता है हमारा गुजरात। चलिए तीसरा प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना निम्न में से कब की गई? तो यदि बात की जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी स्थापना कब की गई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी स्थापना 1936 में की गई है। हालांकि इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं था, इसका नाम 1936 में क्या था? तो इसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि हैली राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो कब की गई है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1936। या आपसे पूछा जा सकता है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, और जिन्होंने रट रखा जिम कॉर्बेट जिम कॉर्बेट जिम कॉर्बेट, यदि ऑप्शन में जिम कॉर्बेट मिला ही नहीं तब, तो ध्यान रखिएगा हैली राष्ट्रीय उद्यान। 1956 में इसका नाम जिम कॉर्बेट पड़ा, और वर्तमान में इस पर फिर से इसका नाम बदलने की सुगबुगाहट शुरू हो रही है, और कहा जा रहा है कि रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया जाए। पर वर्तमान में इसका नाम अभी तक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 1936 में। प्राचीन नाम क्या है? हैली राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी क्रांति जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? देखिए आपको ऑप्शन में कुछ क्रांतियों के नाम दिए गए हैं, और आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी क्रांति जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? हरित क्रांति, इंद्रधनुषीय क्रांति, श्वेत क्रांति, या औद्योगिक क्रांति। तो देखिए हरित क्रांति तो हमारी जो है फसलों से रिलेटेड है, अनाज के उत्पादन से रिलेटेड है, इससे ये जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है। इंद्रधनुषीय क्रांति, जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्रांतियां थी उसकी समन्वित क्रांति का नाम इंद्रधनुषीय क्रांति था। दुग्ध उत्पादन से जुड़ी हुई श्वेत क्रांति थी। लेकिन ये जो औद्योगिक क्रांति है जो यूरोप में आई, ये जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति आई तो बड़ी मात्रा में कोयले को जलाया गया, बड़ी मात्रा में पेट्रोल को जलाया गया, डीजल को जलाया गया, और साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में अन्य ईंधनों का प्रयोग किया गया उत्पादन के लिए फैक्ट्रियों में। और इन सभी का प्रयोग करने से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हुई आपकी जो है वायुमंडल में। और इस कार्बन डाइऑक्साइड ने किसको बढ़ाया? इसने बढ़ाया ग्रीन हाउस इफेक्ट को, जो कि भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ जलवायु परिवर्तन। यानी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कोयले, पेट्रोल, डीजल और ईंधनों का प्रयोग बढ़ा, और इनका प्रयोग बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपकी वायुमंडल में बढ़ी, जिसने ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाया। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वैश्विक तापन, भूमंडलीय तापन, या ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हुई, जो कि कारण बनी किसका? जलवायु परिवर्तन का। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी क्रांति जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
पृथ्वी पर सूर्य से प्राप्त होने वाला विकिरण दीर्घ तरंगों के नाम से जाना जाता है, या पृथ्वी से पुनः वायुमंडल में परावर्तित होने वाला विकिरण लघु तरंगों के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, मुझे याद नहीं कि दूसरा या तीसरा या चौथा, इनमें से कोई एक वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने दीर्घ तरंग और लघु तरंगों पर चर्चा करी थी कि सूर्य से जो विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होता है वह कैसा होता है, उसकी तरंग दैर्घ्य लघु होती है, इसलिए उसे लघु तरंग के नाम से जानते हैं, हम लघु तरंगों के नाम से जानते हैं। जबकि जो विकिरण परावर्तित होकर के वापस वायुमंडल में जाता है उसकी तरंग दैर्घ्य कैसी होती है, दीर्घ होती है, इस वजह से उसे दीर्घ तरंग के नाम से जाना जाता है। तो जो सूर्य से विकिरण प्राप्त होता है वह विकिरण दीर्घ तरंगों वाला नहीं होता बल्कि लघु तरंगों के नाम से जाना जाता है, और जो विकिरण पृथ्वी से परावर्तित होता है वह लघु तरंगों वाला विकिरण नहीं होता बल्कि उसे क्या कहते हैं, दीर्घ तरंगों वाला विकिरण। तो ये दोनों ही कथन हमारे कैसे हो जाएंगे, ये कथन गलत हो जाएंगे दोस्तों। रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाता है तो पृथ्वी का तापमान अचानक से नहीं गिरता, इसका कारण है हरित गृह प्रभाव। तो बिल्कुल जब ये दीर्घ तरंगें परावर्तित होती हैं तो यहां पर ग्रीन हाउस गैसेज मौजूद होती हैं। कौन कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, तो ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। और इन दीर्घ तरंगों को ये ग्रीन हाउस गैसेज पूर्ण रूप से परावर्तित नहीं होने देती, बहुत सी तरंगों को ये अवशोषित कर लेती हैं, जिस वजह से पृथ्वी का तापमान सूर्य की अनुपस्थिति में अचानक से गिरता नहीं है। अगर सारा का सारा विकिरण सीधे परावर्तित हो जाता तो दिन में जब सूर्य मौजूद है तब तो तापमान बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही सूर्य जाएगा, जैसे कि आप तवा रखते हो अपने गैस पर रोटी बनाने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और जैसे ही हम गैस बंद कर देते हैं थोड़ी देर में वो पूरी तरह ठंडा हो जाता है। तो यही हाल होता पृथ्वी का, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से गायब होता पृथ्वी अचानक से ठंडी होना प्रारंभ हो जाती। लेकिन इन ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से पृथ्वी का तापमान अचानक से नहीं गिरता। ये कथन हमारा क्या है, ये कथन हमारा सही हो जाएगा। एक बार अगला कथन देख लेते हैं, हरित गृह प्रभाव में कमी से वैश्विक तापन होता है। तो हमने देखा यहां पर ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ना कि कमी से। तो ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा सही कथन क्या हो जाएगा, सही कथन हो जाएगा हमारा C। चलिए अगला है, यदि पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव नहीं होता तो मानव जीवन भी सहज नहीं होता, ऐसा क्यों? पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता, यदि हरित गृह प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता या पृथ्वी का तापमान अत्यधिक कम हो जाता। ऐसा नहीं होता दोस्तों, दिन के समय में तापमान ज्यादा होता और रात के समय में तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाता। अभी हमने चर्चा करी, तो इसका मतलब है दिन और रात के तापमान में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा अत्यधिक होता, जिस वजह से मानव जीवन दुष्कर हो जाता। दिन के समय में तो स्थिति मरुस्थलीय हो जाती है और रात के समय में ऐसा लगता है आप अंटार्कटिका में रह रहे हैं। यानी दिन और रात के तापमान में अत्यधिक अंतर होता और मानव जीवन आज की तरह सहज नहीं हो पाता यदि हरित गृह प्रभाव नहीं होता। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट मानव के जीवन के लिए आवश्यक है, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन संयुक्त अरब अमेरिका करता है। यही कथन दोस्तों गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कौन करता है? वो करता है चीन। दूसरे नंबर पे कौन करता है? दूसरे नंबर पे करता है USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वर्तमान में ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार कौन है, चीन या अमेरिका? तो आप कहोगे सबसे ज्यादा CO2 का उत्सर्जन चीन करता है इसलिए चीन जिम्मेदार है। नहीं, यही जिम्मेदार है भाई साहब, ये दादाजी। क्यों जिम्मेदार हैं? क्योंकि चीन करता है, चीन ने तो अभी कुछ दशक पूर्व ही करना प्रारंभ किया है। इसके कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का प्रभाव तो आने वाले वर्षों में दिखेगा, यानी आने वाले वर्षों में ये भाई साहब जिम्मेदार होंगे। पर ये जो अभी प्रभाव दिख रहा है ये तो इनके किए हुए कर्मों का नतीजा है। पहले तो इन्होंने और यूरोपीय देशों ने, जहां पर औद्योगिक क्रांति आई थी, वहां CO2 का इतना ज्यादा उत्सर्जन करा जिसका जलवायु परिवर्तन प्रभाव हमें वर्तमान में देखने को मिल रहा है।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्सर्जन कौन करता है, तो चीन करता है। दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे है यूएसए। तो ये कथन हो जाएगा गलत। अगले कथन देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण सदा नीरा नदियों में जल स्तर में कमी आएगी या सूख जाएगी। ये कथन सही है दोस्तों। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, जलवायु परिवर्तन जब होगा तो ये जो ग्लेशियर मौजूद हैं, ये ग्लेशियर पिघलेंगे। क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से भूमंडलीय तापन, वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी। तो ये ग्लेशियर पिघल जाएंगे और ये ग्लेशियर ही तो सदा नीरा नदियों में पानी के रूप में बहते हैं। तो नदियों में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बाढ़ की स्थिति का जन्म होगा, तो नदियां सूख जाएंगी। आप ये कथन कैसे सही मान रहे हो? मैं सही बोल रहा हूं दोस्तों। ये बाढ़ आ गई, ठीक है, मान लीजिए बाढ़ आ गई, पर ये पानी समुद्र में जाएगा कि नहीं जाएगा? कभी तो ये पानी समुद्र में जाएगा। या वैश्विक तापन की वजह से जो वाष्पीकरण की दर बढ़ रही है, तो ये पानी वाष्पीकृत भी होगा। एक समय ऐसा आएगा जब इन नदियों में पानी नहीं बचेगा, नदियों में पानी नहीं बचेगा। और पानी इन नदियों में आता कहां से था? पानी आता था ग्लेशियर से, और वो ग्लेशियर तो पिघल गए। अब पानी कहां से आएगा? तो बाढ़ आएगी इन नदियों में जल स्तर बढ़ेगा, लेकिन फाइनली क्या होगा? फाइनली सूख जाएंगी नदियां। एक समय आएगा जब सदा नीरा नदियां आपकी सूख जाएंगी। चलिए अगला है, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के जल में बढ़ोतरी होगी। समुद्र जल स्तर में तो बढ़ोतरी होगी। क्यों? क्योंकि ये ग्लेशियर का पानी, सारा पानी कहां आ जाएगा? ये फाइनली आ जाएगा समुद्र में। तो समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी होगी। हाँ, आपको गलत कथन बताना है ना, ठीक है दोस्तों। तो ये कथन भी सही है, समुद्र का तापीय प्रसार होगा। ये कथन भी सही है दोस्तों। जब समुद्र में जल स्तर बढ़ गया, आप भारत से समझिए इस बात को, यहां पर अरब सागर है, यहां पर हिंद महासागर है, और यहां पर बंगाल की खाड़ी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनके जल स्तर में वृद्धि होगी। तापीय प्रसार हो रहा है जल में, गर्मी की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे जल स्तर में हो रही है वृद्धि। और ये जो जल है ये कहां आएगा? ये आएगा आपका यहां, इस क्षेत्र में बढ़ जाएगा। तो सागर की जो लिमिटेशन है, जो सागर का आकार है, वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? और ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से। तो इसे ही समुद्र का तापीय प्रसार कहेंगे, यानी समुद्र का तापीय प्रसार होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। जलवायु परिवर्तन के कारण सदा नीरा नदियों के जल स्तर में कमी आएगी और वे सूख जाएंगी। ये भी सही है, लेकिन ये कथन गलत है कि वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन यूएसए करता है। सर्वाधिक उत्सर्जन कौन करता है? सर्वाधिक उत्सर्जन करता है चीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व के कई शहर संकट की कगार पर पहुंचेंगे। सबसे कम संकटग्रस्त निम्न में से कौन सा महानगर होगा? देखिए जो ऑप्शन दिया ना, केवल इनमें से पूछ रहा हूं। ये स्टेटमेंट नहीं देख रहा कि ये शहर सबसे कम संकटग्रस्त होगा। आपको इन जो ऑप्शन आपको दिए इनमें से बताना है आपको। तो देखिए, कोलकाता समुद्र के किनारे, चेन्नई समुद्र के किनारे, मुंबई समुद्र के किनारे। तो ये सारे शहर डूब जाएंगे कि नहीं डूब जाएंगे? जबकि दिल्ली समुद्र से दूर है, तो दिल्ली पर कम खतरा मंडराएगा कोलकाता, चेन्नई और मुंबई की तुलना में। चलिए अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा? चक्रवातों की संख्या में कमी। तो दोस्तों चक्रवातों की संख्या में कमी नहीं आएगी, वृद्धि आएगी। आप देखिए हर साल अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में चक्रवात की संख्या बढ़ती जा रही है। आप अपना प्राचीन समय, अपने पुराने डाटा उठा के देखिए, तो चक्रवातों की जो आने के समय में बहुत ज्यादा अंतर हुआ करता था। एक चक्रवात आया, उसके बाद दूसरा चक्रवात कई वर्षों में आता था। पर आप देखिए एक एक साल में 2-2, 3-3 चक्रवात आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवातों की संख्या में क्या हो रही है? चक्रवातों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अब जंगलों की आग में वृद्धि। जलवायु परिवर्तन के कारण भूमंडलीय तापन बढ़ेगा। भूमंडलीय तापन की वजह से पेड़ पौधे सूखेंगे, सूखी लकड़ी जंगल में ज्यादा बढ़ेगी, पत्तियों की संख्या जंगल में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और इनमें
आग लगने की तीव्रता में भी वृद्धि होगी। तो जंगल की आग में जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होगी? वृद्धि होगी। और जब ये पेड़ पौधे जलेंगे तो इन पेड़ पौधों में मौजूद है कार्बन, और कार्बन से बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भी वृद्धि होगी। यानी ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कारण है जलवायु परिवर्तन का, और जलवायु परिवर्तन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में और ज्यादा वृद्धि हो रही है, यानी और ज्यादा जलवायु परिवर्तन होगा। यानी एक चक्र है, जितना अधिक जलवायु परिवर्तन उतनी ही अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, और जितनी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि उतना ही जलवायु परिवर्तन में और ज्यादा वृद्धि। ध्यान रखिएगा, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे का संकट होगा, यह कथन भी गलत है। सही है, तो हमारा कौन सा गलत हो जाएगा? चक्रवातों की संख्या में कमी नहीं आएगी, बल्कि क्या होगी? वृद्धि होगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, या कहा नहीं जा सकता? तो देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी। तो आप कहोगे फिर तो बढ़िया बात है ना सर, एक पौधा जो आज जितना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करता है उससे भी अधिक प्रकाश संश्लेषण करेगा जब जलवायु परिवर्तन होगा। तो इस पर जो फल लग रहे हैं उन फलों की संख्या में भी तो वृद्धि होगी। तो ठीक है, हो जाने दो। तो बोले तो फिर तो हमारा अनाज बढ़ गया। बढ़ेगा कैसे? आज बेटा आपके पास 100 पेड़ हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से आपके पास 10 ही पेड़ बचेंगे। तो 10 का दुगना भी कर दो तो 10 किलो पेड़ जो पहले 10 पेड़ जो पहले 10 किलो आम देते थे अब 20 किलो आम दे देंगे। लेकिन जो 100 पेड़ पहले 10-10 किलो आम देते थे तो 100 किलो आम देते थे कि नहीं देते थे? 100 पेड़ 1000 किलो आम देते थे। भाई 100 पेड़ हैं और एक पेड़ 10 किलो आम दे रहा है तो ये देता था 1000 किलो आम। और अब हमारे पास 10 ही पेड़ बचे, दुगना भी कर दें तब भी 200 किलो आम ही मिलेंगे। तो कहां वृद्धि हो रही है? कमी हो रही है। प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी लेकिन उत्पादन बढ़ेगा, ये मत सोच लीजिएगा। तो जलवायु परिवर्तन के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष आयोजित किया गया? आसान सा प्रश्न है लेकिन कई बार पूछा जाता है। 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सम्मेलन था। ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तन पर यह पहला सम्मेलन नहीं है, पर पर्यावरण के विषय में सोचा गया है। पहला सम्मेलन है कौन सा? स्टॉकहोम सम्मेलन। और जो कहां हुआ, कब हुआ था? 1972 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असुमेलित है? यूएनईपी। तो दोस्तों यूएनईपी की जो स्थापना है वो 1972 में हुई है। हम चर्चा कर चुके हैं यूएनईपी के विषय में, हमने चर्चा की हुई है 1-2 वीडियो पहले ही विस्तार से, जिसमें हमने आईपीसीसी को भी देखा था। और आईपीसीसी की जो स्थापना है वो 1987 में नहीं हुई थी, बल्कि कब हुई थी? 1988 में हुई थी। आप कमेंट करके बताएंगे कि यूएनईपी के साथ साथ और कौन सा संगठन था जिसने मिलकर के आईपीसीसी का गठन किया था। चलिए अगला है यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका गठन 1992 में किया गया। ब्राजील रियो डे जेनेरियो में 1992 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। यूएनएफसीसी का संबंध उसी से है, यानी 1992 से। यह भी सुमेलित है, तो असुमेलित कौन सा हो जाएगा? आईपीसीसी। तो आईपीसीसी 1987 का नहीं बल्कि कब का है? 1988 का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और अब हम देखेंगे आर्द्र भूमियों से जुड़े हुए रामसर कन्वेंशन से जुड़े हुए प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न क्या आ रहा है इस संबंध में, भारत द्वारा रामसर कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर किए गए? सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो वेटलैंड से है, आर्द्र भूमियों से है। रामसर कहां पड़ता है? तो रामसर पड़ता है ईरान देश में। कहां पर पड़ता है? ईरान देश में। ये जो रामसर कन्वेंशन है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में। ज्यादातर देशों ने इसे 1975 में अपनाया था, लेकिन यदि आपसे पूछे कि भारत ने कब अपनाया तो उत्तर 1975 नहीं होगा। भारत ने कब अपनाया? तो भारत ने इसे अपनाया 1 फरवरी
1982 को। तो भारत ने इसे कब अपनाया, भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए, तो 1 फरवरी 1982 को भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए अगला है, भारत में वर्तमान में कितनी आर्द्र भूमियां हैं। तो देखिए भारत में वर्तमान में पूछा है, आज की डेट की बात कर रहा हूं मैं, आज जब ये क्लास आपके सामने YouTube पर आएगी तो उस समय वर्तमान में भारत में कितनी आर्द्र भूमियां हैं, तो 75 आर्द्र भूमियां हैं। देखिए 1982 में भारत ने हस्ताक्षर किए और 2013 तक हमारे पास 26 ही आर्द्र भूमियां थी। यानी इतने लंबे 20 वर्षों के समय अंतराल में केवल 26 आर्द्र भूमियां थी, जबकि इस 2014 से अगले 2022 तक यानी इतना ही समय और जोड़ लिया जाए तो 49 नई आर्द्र भूमियां भारत में जुड़ गई। तो कुल कितनी आर्द्र भूमियां हो गई, 75 आर्द्र भूमि। तो वर्तमान में कितनी आर्द्र भूमियां भारत में स्थित है, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 75। चलिए अगला है, भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा भारत में जो सबसे पहले रामसर साइट घोषित की गई थी, एक तो थी आपकी चिल्का झील, और चिल्का झील कहां पड़ती है, तो चिल्का झील आपकी पड़ती है उड़ीसा में। साथ ही दूसरा कौन सा था, तो दूसरा था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और ये आपका राजस्थान में है, राजस्थान में स्थित है। और इन दोनों को ही 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया था। ऑप्शन में चिल्का झील दिया हुआ है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चिल्का झील। तो भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किए। सबसे प्राचीन रामसर साइट कौन सी है, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट निम्न में से कौन सी है। दोस्तों देखिए कौन सी रामसर साइट कहां पर स्थित है, ये भी आप साथ साथ ही नोट करते चलिएगा। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कौन सी रामसर साइट किस स्टेट में है। यहां आपसे पूछा जा रहा है भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, तो भारत की जो सबसे बड़ी रामसर साइट है दोस्तों वो है सुंदरवन। सुंदरवन आर्द्र भूमि या सुंदरवन रामसर साइट भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है। और ये कहां पड़ती है, तो ये पड़ती है आपकी पश्चिम बंगाल में यानी वेस्ट बंगाल में। और ये कितनी बड़ी है, आपसे इसका एरिया भी पूछा जा सकता है, तो आपके माइंड में एरिया भी रटा होना चाहिए। 4230 वर्ग किलोमीटर या 4230 किलोमीटर स्क्वायर। भारत की दूसरी सबसे बड़ी रामसर साइट अगर आपसे पूछ ले तो वो हो जाएगी वेम्बनाड। वेम्बनाड आर्द्र भूमि, और वेम्बनाड आर्द्र भूमि कहां पर है, तो वो है आपकी केरल में। और इसका एरिया अगर हम देखें तो 1512.5 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरे नंबर पे आएगी आपकी चिल्का झील, चिल्का आर्द्र भूमि, और ये आपकी कहां पड़ती है, ये आपकी पड़ती है उड़ीसा में। और ये कितनी हो जाएगी, इसका आंकड़ा अगर आपको याद करना है तो कर लीजिएगा, लेकिन ये शुरू के दोनों जरूर याद कीजिएगा। 1165 किलोमीटर स्क्वायर। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो चौथे नंबर पे है सतकोशिया जॉर्ज, सतकोशिया जॉर्ज। और सतकोशिया जॉर्ज आपका कहां पड़ता है, तो ये भी आपका उड़ीसा में पड़ता है, ये भी आपका उड़ीसा में पड़ता है। और ये हो जाएगा 981 किलोमीटर स्क्वायर, 981.97 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न है, कोलेरू झील निम्न में से, अच्छा इसका प्रश्न का उत्तर टिक कर लीजिए। कोलेरू झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में या केरल में। तो ध्यान रखिएगा कोलेरू झील जो है आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये 5वीं सबसे बड़ी रामसर साइट है, 5वीं सबसे बड़ी रामसर साइट। तो आपको ये 5 कम से कम याद रखनी है, किसी भी तरीके से इनका नाम लेकर के या कौन से नंबर पे ऐसे पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरवन, दूसरे नंबर पे वेम्बनाड, चिल्का, सतकोशिया, और 5वें नंबर पे कौन सी हो जाएगी, 5वें नंबर पे हो जाएगी आपकी कोलेरू झील। भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि निम्न में से कौन सी है। देखिए सबसे बड़ी तो कौन सी होगी, सुंदरवन। अगर बात करें सबसे छोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा रेणुका झील जो कि पड़ती है आपकी हिमाचल प्रदेश में। और साथ ही वेम्बनूर आर्द्र भूमि, वेम्बनूर आर्द्र भूमि आपकी कहां पड़ती है, ये पड़ती है तमिलनाडु में,
तमिलनाडु में। यदि इनका एरिया देखें तो 0.2 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी बहुत छोटा है, 0.2 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड जो भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी रेणुका झील, जो कि कहां पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। तीसरे नंबर पे आ जाएगी आपकी वेदांतांगल पक्षी विहार, ये तीसरी सबसे छोटी आर्द्र भूमि है और ये कहां पड़ती है? ये पड़ती है आपकी तमिलनाडु में। चौथे नंबर पे आपकी एक नंदा झील आती है, नंदा झील, और नंदा झील आपकी गोवा में है। ये चौथी सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। और पांचवी सबसे छोटी आर्द्र भूमि आपकी हो जाएगी मार्थपुरम आर्द्र भूमि, और ये कहां पड़ती है? ये पड़ती है तमिलनाडु में। तो सबसे बड़ी सुंदरवन, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? रेणुका झील। इतना तो आप कम से कम याद करके चलिएगा, और जितना भी मैंने स्लाइड पर नोट कराया है अगर वो आप याद कर पाए तो वेल एंड गुड है, आपके लिए एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, पिचावरम मैनग्रोव वनस्पति नामक आर्द्र भूमि है दोस्तों, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है। नामक आर्द्र भूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? पिचावरम मैनग्रोव वनस्पति, ये मैनग्रोव वनस्पति का क्षेत्र है दोस्तों, ज्वारीय वनों का क्षेत्र है, आर्द्र भूमि है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में स्थित है, तो ये पिचावरम मैनग्रोव वनस्पति नामक आर्द्र भूमि आपकी तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया? तो 2022 रामसर सूचियों के लिए भारत का ऐतिहासिक वर्ष है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, 28 नए स्थलों को भारत की आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल किया गया है, और वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 75। यानी 75 में से 28 तो आपकी 2022 में ही हैं। और ये 28 आपको याद करनी पड़ेंगी, कराएंगे हम, सब याद कराएंगे, पर अभी आप ध्यान रखिएगा भारत में कितनी आर्द्र भूमियां हैं? तो 28 हैं। सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो सर्वाधिक हैं दोस्तों तमिलनाडु में। कितनी है? 14। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, और उत्तर प्रदेश में कितनी है? 10 हैं। तो सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमि तमिलनाडु में, दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में 14 और उत्तर प्रदेश में 10। निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क को आर्द्र भूमि घोषित किया गया है? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो ध्यान रखना, वो नंदा झील थी जो गोवा में थी, तो कहीं नंदा देवी मत कर दीजिएगा आर्द्र भूमियों में, वह नंदा झील थी। नेशनल पार्क जिसे राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। याद कीजिए, चिल्का झील के साथ 1981 में ही केवलादेव को रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। ये एक नेशनल पार्क है, तो कौन सा नेशनल पार्क जिसे रामसर साइट घोषित किया गया अगर पूछ ले तो उत्तर क्या हो जाएगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसी प्रकार पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा जैव मंडलागार यानी बायोस्फीयर रिजर्व रामसर सूची में शामिल है? तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी जैव मंडलागार या मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व हमारा आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सी आर्द्र भूमि पूर्वोत्तर भारत में शामिल नहीं है? कौन सी आर्द्र भूमि ऐसी है जो पूर्वोत्तर भारत में शामिल नहीं है? तो पाला आर्द्र भूमि। पाला आर्द्र भूमि आपकी कहां पड़ती है? ये आपकी पड़ती है मिजोरम में। रुद्रसागर झील, रुद्रसागर झील आपकी पड़ती है त्रिपुरा में। इसी के साथ ही एक ध्यान रखिएगा, लोकटक ये आपकी कहां पड़ती है? ये आपकी पड़ती है मणिपुर में। और दीपोर बील ये आपकी पड़ती है कहां पर? तो ये आपकी पड़ती है असम में। यदि बात करें अनसुपा झील की, तो अनसुपा झील आपकी उड़ीसा में पड़ती है, यानी ये पूर्वोत्तर भारत में नहीं है। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनसुपा झील। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आर्द्र भूमि तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तमिलनाडु में दोस्तों भारत की सर्वाधिक आर्द्र भूमियां 14 आर्द्र भूमियां स्थित हैं। आपसे पूछ रहा है कौन सी आर्द्र भूमि तमिलनाडु में नहीं है? तो वडुगुर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है, चित्रांगद पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, लेकिन तंपारा झील ये तमिलनाडु में नहीं है दोस्तों। तो ये कहां पर है? ये स्थित है आपकी उड़ीसा में। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि तंपारा झील। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सी रामसर साइट मानव निर्मित है यानी मैन मेड है? यशवंत सागर,
तंपारा झील, हीराकुंड रिजर्व या अनसुपा झील। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं यशवंत सागर एक मैनमेड साइट है और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो मैनमेड रामसर साइट कौन सी हो जाएगी, यशवंत सागर। जबकि तंपारा झील आपकी कहां है, ये है आपकी उड़ीसा में। हीराकुंड रिजर्व भी आपका उड़ीसा में है, अनसुपा झील भी आपकी उड़ीसा में है और ये तीनों ही रामसर साइट्स भी हैं। चलिए अगला है, गोवा का एकमात्र रामसर स्थल निम्न में से कौन सा है जहां पक्षियों की विभिन्न प्रजाति निवास करती हैं। तो गोवा का हम पढ़ चुके हैं, नंदा झील है और एकमात्र है, इसका मतलब प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, नंदा झील। यहां पर पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां निवास करती हैं और ये भारत की सबसे छोटी रामसर साइट्स में से एक है। ठीक है, अभी अभी हमने सारी लिस्ट पढ़ी तो उसमें हमने नंदा झील को भी देखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल भारत की सबसे लंबी झील निम्न में से कौन सी है। देखिए सबसे पुरानी आर्द्र भूमि हमने पढ़ ली, चिल्का झील हो गई और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गया। सबसे बड़ी रामसर साइट हमने पढ़ी, सुंदरवन हो गई। लेकिन यहां पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी आर्द्र भूमि है जो भारत की सबसे लंबी झील है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वेम्बनाड झील और ये कहां स्थित है, ये स्थित है आपका केरल में। चलिए अगला है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित रामसर साइट्स निम्न में से कौन सा है। वूलर झील ये आपका कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील ये आपका पड़ता है मणिपुर में। दीपोर बील झील ये आपका असम में पड़ता है और सोमरोरी झील ये आपका लद्दाख में पड़ता है। अब मुझे लगता है कि किसी को भी प्रश्न का उत्तर फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं आने वाली। यानी सबसे ऊंची रामसर साइट कौन सी हो जाएगी, सोमरोरी झील। इसके अलावा ध्यान रखिएगा ऑप्शन में सोकर भी हो सकती है, ये भी लद्दाख में है। ये दोनों ही भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित रामसर साइट्स में से एक हैं। चलिए अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी वेटलैंड नहीं है। तो दोस्तों आपको वो नाम पता होने चाहिए जहां पर कोई भी वेटलैंड नहीं है। यदि बात करें हम केंद्र शासित प्रदेशों की तो लक्षद्वीप में कोई वेटलैंड नहीं है, साथ ही अंडमान निकोबार में भी कोई वेटलैंड नहीं है। तो ये दोनों ही हैं। तो यहां पर हमें ऑप्शन में अंडमान निकोबार दिया गया है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल गया। साथ ही कुछ राज्य जहां पर कोई भी वेटलैंड रामसर साइट्स के रूप में घोषित नहीं है, तो उसमें से एक हो जाएगा आपका तेलंगाना। तेलंगाना के साथ साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ आपका एक नाम हो जाएगा नागालैंड का। ये वे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों जहां पर कोई भी वेटलैंड नहीं है। इन नामों को अच्छे से याद रखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये 30 प्रश्न बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। एग्जाम में की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बस तो फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।